शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान थे? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में जो हस्ताक्षर हुआ था पूना समझौता, उसमें। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार था? तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया है? तो 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये बिल पारित किया गया था 1909 में। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, 1909 के अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो प्रांतों में दोहरा शासन लागू करना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान था। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इसके सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, तो इसके अंतर्गत शासन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंट एबन योजना के तहत भारतीयों को 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंप दी गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल किया गया था? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसकी विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1922 में किसके द्वारा व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग रखी गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग रखी गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो M.N. रॉय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो कांग्रेस ने 1936 में बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। अगला प्रश्न है 1938 में किस व्यक्ति द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अगला प्रश्न है 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान निर्माण करेगी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में की गई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। सन 1936 में भारतीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो जो फैजपुर का अधिवेशन था उसमें भारतीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे 208। अगला प्रश्न है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के बाद 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे पुनर्गठन के बाद? तो उसमें देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। अगला प्रश्न है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद जो देशी रियासत थी उसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिमी बंगाल से हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए संविधान सभा का बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न है संविधान सभा को किसने बनाया? तो संविधान सभा को संविधान सभा ने ही बनाया। अगला प्रश्न है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ 1946 में। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो संविधान सभा की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। अगला प्रश्न है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु 13 समितियां नियुक्त की गई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति
की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे सहमति और समायोजन के आधार पर। अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों में से संविधान पर हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। अगला प्रश्न है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अगला प्रश्न है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया तो उसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या थी 15। किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा।